Hello dear students, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss different types of operation performed on the set theory. So your first operation is union of a set, and your second operation is intersection of set, and third operation is difference of a set. So now let's start with union of a two set. मान लीजिए आपके पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। तो ए यूनियन बी का मतलब ये होगा कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में है और जितने भी एलिमेंट सेट बी में है, ये सबको कंबाइंड करके मतलब कि यूनाइट करके एक साथ लिख दो। सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि जो भी एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना होगा, क्योंकि सेट का डेफिनेशन ही होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 3 4 5, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको सिंगल टाइम्स लिखना होगा, मतलब एक को हटा देंगे तो यही ए यूनियन बी होगा। सो बेसिकली ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि जितना भी एलिमेंट है सबको कंबाइंड करके एक साथ लिख दो। सिर्फ जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको 2 बार नहीं लिखना है, मीन सिंगल टाइम्स काउंट करना है। यही होता है ए यूनियन बी। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है, मान लीजिए ये पूरा सेट ए है और ये अपना सेट बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से यूनियन का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 दिया हुआ है और b इज इक्वल टू 3 4 5 6 दिया हुआ है, एंड c एंड d भी 2 सेट्स दिया हुआ है। तो इसमें से यदि आपसे ये पूछा जाए फाइंड a यूनियन b यूनियन c, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप a यूनियन b कैलकुलेट कीजिए। तो a यूनियन b कैलकुलेट करने के लिए आप इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें कितना एलिमेंट रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी 3 4 है और यहाँ पे भी 3 4 है। तो अभी मैंने आपको ये बताया था यदि आप ए यूनियन बी लिखना चाह रहे हैं तो दोनों में जितना भी एलिमेंट है उसको यूनाइट करके लिख दीजिए, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको सिंगल टाइम्स लिख। तो यहाँ से ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, अपना ए यूनियन बी कुछ ऐसा आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 6। अब क्या करना है, बी यूनियन सी कैलकुलेट करना। तो देखो सी में कितना एलिमेंट है, 5 6 और 7 8, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी 5 6 है, तो इसमें क्या इंक्लूड कर देंगे 7 8। तो हमारा ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार आप ए यूनियन बी यूनियन डी निकाल सकते हैं। तो देखो ए यूनियन बी का वैल्यू इतना है और देखो डी में ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसमें 1 2 6 है और इसमें 7 2 10 है। सो ए यूनियन बी यूनियन डी जो होगा ये सिंपली हो जाएगा 1 2 3 10 तक हो जाएगा। तो यही ए यूनियन बी का मतलब होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसी तरह मान लीजिए आपके पास बहुत सारे सेट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या था, 4 ही सेट दिया हुआ था, ए बी सी एंड डी। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारे सेट दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 A2 A5 A6 अप टू AN। तो उसको आप लोग सिंपली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब ये हो जाएगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू AN। मैं आशा करता हूँ यूनियन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आइए हम लोग अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 सेट ए बी एंड सी है, तो जब आप ए यूनियन ए कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 और फिर से 1। इसमें जितना भी एलिमेंट है उसको यूनाइट करके लिख दीजिए। तो देखो 1 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी सेम ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको एक ही बार लिखेंगे 1 2। ये वापस से किसके इक्वल आ रहा है, ये वापस से ए के इक्वल आ रहा है। तो मतलब ए यूनियन ए जो होता है वो वापस से वही हो जाता है, और इसको हम लोग इम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं। अब मान लीजिए यदि कोई ए यूनियन बी कैलकुलेट करता है तो ये कितना आ जाएगा। देखो ए में 1 2 और बी में 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट है। तो हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, जो रिपीट कर रहा है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो यहाँ से 1 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 1 2 है, तो सिंपली ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो हमारा ए यूनियन बी ये आया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बी यूनियन ए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो बी यूनियन ए क्या हो जाएगा,
इसमें देखिए ये 4 एलिमेंट है और इसमें ये 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी 2 एलिमेंट रिपीट कर रहा है, तो जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखना है। तो ये भी कितना आएगा 1 2 3 4। तो गौर से देखो ये दोनों का वैल्यू सेम ही आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ए यूनियन बी होता है वो बी यूनियन ए के इक्वल्स होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 और बी इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4। तो यहाँ से आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा जो हमारा सेट ए है ये सेट बी का एक सबसेट है। तो जब हम लोग ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके इक्वल्स आ जाएगा, देखो ए के पास 1 2 है और बी के पास 1 2 3 4 है, तो ए यूनियन बी जो होगा 1 2 3 4 के इक्वल्स हो जाएगा, बिकॉज 1 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो हमारा ए यूनियन बी जो आएगा 1 2 3 4 आएगा। मतलब अगर हमारा कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो तो उसका जो ए यूनियन बी होता है वो बड़ा वाला सेट हो जाता है। आइए एक चीज और समझते हैं, देखो यहाँ से ए यूनियन बी इतना आ रहा है, अब हम लोग क्या करते हैं इसका यूनियन सी के साथ करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा सी इज इक्वल टू क्या है 5 6, तो ये हो जाएगा 5 6। तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो आएगा ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करते हैं हम लोग एक बार बी यूनियन सी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, इसके पास कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसके पास क्या है 5 6, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा बी यूनियन सी जो आएगा ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब क्या करते हैं इसका यूनियन ए के साथ कर देते हैं। तो देखो ए में क्या है 1 2 है और यहाँ पे भी 1 2 है, तो जब हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो ये वापस से यही आ जाएगा, ये सेम एलिमेंट आ जाएगा 1 2 6। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी आ रहा है और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी आ रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल्स आ रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। आई होप ये वाला प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक चीज और समझते हैं, मान लीजिए यू कोई यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए यू कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसमें सारे नंबर है 1 2 3 4 5 6, यू इज द सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और हमारे पास कोई सेट फाई है जिसमें फाई का मतलब होता है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा, ए यूनियन फाई वापस से हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल्स है। मतलब क्या है, फाई क्या है, फाई इसका एक सबसेट है, तो हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा। और दूसरा चीज हम लोग ये भी बोल सकते हैं, किसी सेट ए का हम लोग जब यूनिवर्सल सेट यू के साथ यूनियन करेंगे तो वापस से हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझ सकते हो। मान लो यू कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ए कोई सेट है जिसमें कुछ नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, तो हमारा जो होगा ए यूनियन यू वापस से यू आ जाए। तो बेसिकली यही कुछ सेट का बेसिक प्रॉपर्टीज है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग इंटरसेक्शन को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। जब बात होगी ए इंटरसेक्शन बी का तो इसका मतलब ये हो जाएगा जितना भी एलिमेंट सेट ए में है और जितना भी एलिमेंट सेट बी में है, इनमें से जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है 3 4 और यहाँ पे क्या है 3 4। तो जो भी कॉमन आ रहा है सिर्फ उसी को लिखेंगे और वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को बेसिकली इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4 सेट दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, और मान लीजिए हम लोग ए इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सेट ए को देखिए, इसमें ये सारे एलिमेंट दिया हुआ है, और सेट सी को देखिए, इसमें ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें 11 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में प्रेजेंट है। तो ए इंटरसेक्शन सी को क्या करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा ए इंटरसेक्शन सी होगा ये सिर्फ 11 के इक्वल्स हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन डी के साथ लेना है। तो जब इसका इंटरसेक्शन डी के साथ लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है,
तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यही ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का मतलब। बेसिकली इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में जो भी एलिमेंट कॉमन है सिर्फ उसी को हम लोग लिखेंगे, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है। सो आई होप आपको इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे सेट्स दिया हुआ है A1, A2, A3 अप टू AN, और इस पूरे सेट को कंबाइंडली आप लोग इस तरह से लिख रहे हो, तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू इंटरसेक्शन AN। इस सिंबल्स का मतलब ये हो जाए। आइए अब हम लोग इंटरसेक्शन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 सेट्स A, B एंड C दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, सबसे पहले A इंटरसेक्शन A कैलकुलेट कीजिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 2, और इसका इंटरसेक्शन इसी के साथ लेना 1 2 के साथ। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहा है, यही कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1 2, और ये किसके इक्वल्स होगा, A के इक्वल्स हो जाएगा। तो A इंटरसेक्शन A जो होता है ये A के इक्वल्स ही होता है। अब मान लीजिए यदि हम लोग A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो भी कॉमन एलिमेंट होगा सिर्फ उसी को लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1 2, और यहाँ पे भी 1 2 है। तो हमारा A इंटरसेक्शन B क्या होगा 1 2। और इसी प्रकार जब हम लोग B इंटरसेक्शन A की बात करेंगे तो इसमें भी यही कॉमन आएगा। तो हमारा B इंटरसेक्शन A भी क्या हो जाएगा 1 2 ही हो जाएगा। मतलब हमारा A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A दोनों आपस में इक्वल्स है। तो हमारा जो सेट है ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसको हम लोग अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सेट A है ये सेट B का एक सबसेट है। तो A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है, जो A इंटरसेक्शन B होगा उसमें सिर्फ यही दो एलिमेंट्स आएगा। तो हमारा जो A इंटरसेक्शन B होता है ये A के इक्वल्स होता है, जबकि यूनियन की केस में A यूनियन B के इक्वल्स होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ का। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, यदि जब किसी भी सेट पे आप A इंटरसेक्शन B परफॉर्म करोगे और उसका इंटरसेक्शन C के साथ लोगे, और अगर वो इक्वल्स होता है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो सेट है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो देखो बच्चों A इंटरसेक्शन B ये आया है, और जब इसका इंटरसेक्शन C के साथ करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C के पास क्या है 5 6 है, और इसके पास 1 2 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा। अब क्या करते हैं B इंटरसेक्शन C कर देते हैं। तो B इंटरसेक्शन C में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 4 है और यहाँ पे 5 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो B इंटरसेक्शन C 5 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका इंटरसेक्शन A के साथ कर देते हैं। तो A में क्या है 1 2 है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं कॉमन आएगा, तो ये भी 5 ही आएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस पूरे पार्ट का वैल्यू 5 आ रहा है और इसका वैल्यू भी 5 आ रहा है। तो मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर फाइनल सेट है और हमारा U कोई यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा A इंटरसेक्शन 5 जो होगा 5 के इक्वल्स होगा, बिकॉज A में कुछ एलिमेंट्स होगा और 5 में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होगा। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ये ऐसा हो जाता है। वहीं पे यदि इसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाएगा तो उस केस में हमारा सेट A ही कॉमन आ जाएगा। मान लीजिए U कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसमें सारे नेचुरल्स नंबर्स हैं, और मान लीजिए हमारा A कोई सेट फिनाइट सेट है जिसमें सिर्फ 5 नेचुरल नंबर है, मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, सिर्फ यही एलिमेंट्स कॉमन आ जाएगा। इसलिए A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमेशा छोटे सेट्स के इक्वल्स होगा, मीन्स A के इक्वल होगा। आई होप आपको इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट की। सो डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए आपके पास दो सेट है, सेट A एंड सेट B। A के पास 1 2 3 और B के पास 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो जब आप A माइनस B करोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या क्या एलिमेंट है 3 4 5। तो इसमें कहाँ 3 यहाँ पे है, 4 5 नहीं है। तो इसमें जितना भी एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें क्या है 3 4 5 है और इसमें सिर्फ 3 प्रेजेंट है। तो इसको हटा दो और बाकी जो बच रहा है वही A माइनस B हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1 2। तो यही अपना A माइनस B हो जाएगा। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कुछ ये हो जाएगा, मान लीजिए ये पूरा सेट A है और ये पूरा सेट B है।
अगर हम लोग a माइनस बी की बात करेंगे तो ये सिर्फ इतना पार्ट हो जाएगा, इसके इधर का पूरा पार्ट, यही पोर्शन a माइनस बी हो जाएगा। वहीं पे यदि हम लोग b माइनस ए की बात करेंगे तो देखो a में जितना भी एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट को b में से हटा दो, तो a में क्या है 1 2 3 है और इसमें क्या है सिर्फ 3 है, तो इस 3 को हटा दो तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस ए जो होगा ये 4 5 के इक्वल्स हो जाएगा। और इस केस में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिर्फ ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट b माइनस ए हो जाएगा। तो देखो हम लोग को क्या मिला, a माइनस बी 1 2 आया है, तो 1 2 क्या है इसका सबसेट है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो a माइनस बी होता है ये किसका सबसेट होता है, ये एक्चुअली a का सबसेट होता है। और इसी तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो b माइनस ए 4 5 आया है जो कि किसका सबसेट है, b का सबसेट है। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं b माइनस ए b का सबसेट होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए x के पास ये 4 एलिमेंट्स है और y के पास ये 4 एलिमेंट्स है। तो आपसे यदि पूछा जाए x माइनस वाई कैलकुलेट कीजिए, तो आपको क्या करना है, इसमें जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो इसमें से ये एलिमेंट है, इसमें ये एलिमेंट है और इसके पास भी ये सब एलिमेंट है, तो इसको हटा दो और बाकी जो बच रहा है वही x माइनस वाई हो जाएगा। तो बचेगा क्या, a और c, तो यही अपना क्या हो जाएगा, यही x माइनस वाई हो जाएगा जो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल्स हो जाएगा। वहीं पे y माइनस एक्स की बात करें तो इसमें क्या है, देखो इस पे यहाँ पे b है और यहाँ पे d है और bd यहाँ पे भी है, तो इसको हटा दो, इसमें से बचेगा क्या fg, तो यही हो जाएगा y माइनस एक्स। और इसके इंटरसेक्शंस की बात करें तो जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको लिख दो, तो दोनों में कॉमन क्या है b और d, तो इसका इंटरसेक्शन ये हो जाए। आइए अब बात करते हैं कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। मान लीजिए आपके पास दो सेट A और सेट B है, आप क्या कर रहे हैं, A में से ही A को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें से जितना भी एलिमेंट है इसको इसी में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 2 है तो 1 2 को हटा दो, तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। तो A माइनस ए क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो देखो A के पास ये दो एलिमेंट्स है और B के पास ये 4 एलिमेंट्स है। यदि हम लोग A माइनस बी की बात करें तो इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो जो भी एलिमेंट कॉमन है उसको सबसे पहले हटा दो। तो इसमें 1 2 कॉमन है तो 1 2 को हटा दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा a माइनस बी भी जो होगा ये भी 5 हो जाएगा, मतलब इम्प्टी सेट। वहीं पे यदि b माइनस ए की बात करें तो इसमें देखो ये 1 2 है, तो ये 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब हटा दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3 और 4 बचेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल्स नहीं होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव रूल बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो सेट A है ये सेट B का सबसेट है, तो a माइनस बी क्या आ रहा है, तो a माइनस बी 5 आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसको भी आप लोग प्रॉपर्टी के रूप में इसे याद रख सकते हो। आई होप आपको डिफरेंस ऑफ सेट अच्छे से समझ में आया होगा और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चंस अपना ये है, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R माइनस Q। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो जो हमारा रियल नंबर्स होता है ये सेट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। तो जब इसमें से रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो आई होप दिस वीडियो आर हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड एनी सजेशन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और इसके बाद आप लोग से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो आप लोग उसे ट्राई कीजिए और आपको कुछ भी डाउट्स आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।